नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हालचाल सभी के। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो हम सब कर देंगे एक बार। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। चलिए ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। इस बैच के बच्चे कम क्यों दिख रहे हैं? ये बैच 2 है क्या शायद? हाँ हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। चलो तो करते क्लास की शुरुआत। मेरा नाम ले लो एक बार, कुमार जी। चलिए तो अब हम बैच 1 है। हाँ, इधर वाला बैच 1, इधर वाला बैच 2, मतलब मेरे हिसाब से, कमेंट के हिसाब से, मतलब 2 कमेंट दिखते हैं ना साथ में। चलिए तो अब हम, आज तो बायो की क्लास थी। नहीं 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 बेटा, बायो की बैकलॉग हो गई ना आपकी। एक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसी तो सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था। इसी सीक्वेंस में बताया गया था आपको। पहले आपकी एक केमिस्ट्री, बायो और फिर फिजिक्स, फिर कल शुक्रवार के दिन फिर से केमिस्ट्री या बायो में से जो भी होगी, फिर उसके बाद में एक और केमिस्ट्री की या बायो की, और उसके बाद में मंडे का और छुट्टी रहेगी, तो ट्यूसडे के दिन हम फिजिक्स की अगली बैकलॉग क्लास करेंगे। अच्छा, 2 केमिस्ट्री हो गई क्या आपकी? हाँ ठीक है, वो ऐसा शायद ऐसा कि कामेश्वर को थोड़ा सा काम है शायद नेक्स्ट वीक में, तो 2 केमिस्ट्री हो चुकी है आप लोगों की। आज फिजिक्स से, फिर इसके बाद में 2 दिन बायो हो जाएगा आपका ना, शुक्रवार और शनिवार आपका बायो हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम मंगलवार के दिन हम फिर से फिजिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। स्लाइड वाले भैया आज 11 बजे डाले हैं। अरे बाप रे बाप, कल रात की स्लाइड आज सुबह 11 बजे आई है क्या? चलिए ओके। वैसे हम स्लाइड वाले भैया तो हमने उनको बोल दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते से, मतलब अगला जो मंडे आएगा उससे नए भैया स्लाइड डालेंगे। अब देखते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, होमवर्क तो लेट इसलिए आया बेटा क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद ही मैंने होमवर्क की आईडीज दी थी, मतलब होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे। तो उसके बाद में देखो, ऐसा समझो ना यार कि अगर मैं 10 बजे तक अपनी क्लास खत्म हो रही है, 9:30 10 बजे तक, तो जो भैया है या जो स्लाइड वाले भैया है या जो होमवर्क वाले भैया, वो तो घर जा चुके हैं। उन्हें मतलब उनके घर पे खाना वाना खा रहे हैं वो, ठीक है, या कुछ लोग तो सो भी गए होंगे, तो वो उस समय लैपटॉप लेकर नहीं बैठेंगे। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही वो लैपटॉप खोलते हैं, जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते, तो सबसे पहले आप ही का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ 11 बजे, अब उनकी सुबह 11 बजे हो रही है क्योंकि एक्चुअल में चक्कर ये है कि स्लाइड वाले जो भैया है वो बहुत दूर से आते हैं। वो आते हैं दिल्ली से, वो रोज 35 किलोमीटर आते हैं और 35 किलोमीटर अपने घर जाते हैं। तो वो उनकी सुबह तो टाइम पे हो जाती है, वो सुबह तो 6-7 बजे कर लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पहुंचते पहुंचते, दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो उनको आने में 1-1.5 घंटा लगता है, जाने का 1-1.5 घंटा लगता है, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने पढ़ना है आज कार्य ऊर्जा और शक्ति का रिवीजन करना है, और कार्य ऊर्जा शक्ति के लेक्चर नंबर 1 से हम करेंगे फिर से शुरुआत। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कार्य ऊर्जा शक्ति में बेसिक सी बात पढ़ी थी, अदिश गुणनफल। मुझे उम्मीद है अदिश गुणनफल सभी को आता है ना। अदिश गुणनफल में किसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले तो ये बता दो यार, कितने बच्चों का वाकई में चैप्टर छूटा था? कुछ क्लासेस चैप्टर की छुट्टी हुई थी। हाँ, शिवम गुप्ता बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप चिंता ना करो, आप बस सतत मेहनत करते रहो, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगाते रहो, आप रिवीजन करते रहो, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। छूट गया, पूरा चैप्टर छूट गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूरा बता देता हूं। अदिश गुणनफल में हमने क्या क्या बातें पढ़ी और अदिश गुणनफल क्या होता है। तो जैसे 2 सदिश होते हैं हमारे पास, 2 सदिशों को मल्टीप्लाई करने की या गुणा करने की 2 विधियां होती है। एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। सदिश में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि A क्रॉस B किया जाता है। और अदिश में क्या किया जाता है, अदिश में
हम ए डॉट बी करते हैं, अदिश में क्या करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट होता है यह, और यह अदिश गुणनफल इसलिए कहलाता है क्योंकि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, दो सदिशों को मल्टीप्लाई करने पे एक अदिश बनता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ए डॉट बी जो होगा वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, इसके तुल्य होता है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे अगर मैंने आई आई वाले मल्टीप्लाई करे, जे जे मल्टीप्लाई करे, के मल्टीप्लाई करे, तो क्या आता है डॉट प्रोडक्ट, एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम द्रव्यमान वाला चैप्टर भी करवा दीजिए प्लीज, ठीक है बेटा, द्रव्यमान वाला चैप्टर, इसके बाद में मैं द्रव्यमान वाला चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डॉट करता हूं तो वन आई डॉट आई जो होगा वो वन कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, मतलब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे करूंगा, ये 1 1 क्यों करा है, क्योंकि इसका परिमाण है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ लिखा मतलब 1 1 है इसका परिमाण, इंटू कॉस 90, आई और जे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आई इधर होता है, जे इधर होता है, एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो आई क्रॉस आई डॉट जे करूंगा मैं, तो ये कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 0 होता है। तो मतलब अगर मैं असमान दिशाओं में डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वहां पे 0 आता है, और समान दिशाओं का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। तो यहां पर आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, ठीक है। अब इसी को हमने और बेहतर कैसे समझा था, इसी में हमने और क्या क्या बातें कर दी, इसमें हमने ये समझा था कि सर अगर हमारे पास दो सदिश है, मतलब जो आई में भी है, जे में भी, के में, पूरे जो सदिश है उनका डॉट कैसे करेंगे, तो उसका डॉट आसान होता है, आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वाले मल्टीप्लाई कर दो, के वाले मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वाले मल्टीप्लाई कर दो, के वाले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसे क्या हो गया, इशू सनस्टोन, हाँ आई लव यू टू बेटा, ठीक है। अब पढ़ाई कर ले, इतनी देर से एक ही कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ है, देख यहां पर, तो आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई होंगे, जे जे वाले मल्टीप्लाई कर लो, के वाले मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका अदिश गुणनफल होता है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर मान के चलो मेरे को सदिश दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप और दिया हुआ आई कैप माइनस जे कैप, इसका डॉट करके दिखाना, इनका मल्टीप्लाई करना, तो आई आई वाले मल्टीप्लाई करना है, जे जे वाले मल्टीप्लाई करना है, के वाले मल्टीप्लाई करना है। अभी 1 बजे से क्लास होगी क्या, नहीं नव्या बेटा 1 बजे से क्लास नहीं होगी, हमारे 7:30 बजे ही क्लास होगी नॉर्मल टाइमिंग पे। तो यहां पर अगर आई आई वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 हो जाएगा, और जे जे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 into -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को डॉट करने पर 0 आ गया। अच्छा, अब दो सदिशों को डॉट करने पे 0 कब आ रहा था, सर यहां पर भी 0 आया था जब ये एक दूसरे के लंबवत थे, कैसे थे, लंबवत थे, एक दूसरे के लंबवत थे। तो मतलब दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत होते तो उनका डॉट क्या आता है, 0 आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात कि ए डॉट बी 0 होता है जब ए बी के लंबवत होता है, अगर ए सदिश बी के लंबवत हो तो ए डॉट बी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से और आगे बढ़े हम, और भी कुछ क्वेश्चंस करें हमने, जैसे हमने किया यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप 5i कैप माइनस 2k कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना, तो देखो यहाँ पे क्रॉस क्यों कर दिया था, क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने क्लास में क्या गलती कर दी थी, उन्होंने किया 2 into 5 और कर दिया 3 into -2, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में गड़बड़ कर दी कि ये आई तो है लेकिन इसके पास जे है, इसके पास जे नहीं है, इसके पास के कैप है, इसके पास के कैप नहीं है। तो सही जो होगा वो होगा 2 into 5, फिर होगा 3 into 0 और होगा 0 into -2, तो ये 10 बनेगा। क्लियर है मामला। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, उसी प्रकार के और एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। इसी प्रकार के ये भी एग्जाम्पल से आप एक बार देख लेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम हमारे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सी बात के ऊपर, काम की बात के ऊपर, मतलब कि कार्य की बात के ऊपर। कार्य क्या होता है ना, देखो कार्य क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहली बात तो हमने न्यूटन की गति के नियम पढ़ा होता है, इससे पहले चैप्टर जिसमें हमने बल पढ़ा होता है। बल जो होता है वह सदिश होता है, अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो वह सदिश रूप से बल लगेगा, उसमें विस्थापन होगा वगैरह सारी बातें आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। लेकिन अगर हम बल का अदिश रूप चाहते हैं, मतलब कि अगर मैंने किसी पे बल लगाया तो उसमें अदिश रूप से क्या क्या हुआ, अदिश रूप से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अदिश रूप जो होता है बल का वही
कार्य के रूप में बताया जाता है। तो कार्य क्या होता है, यदि F बल लगाने पर S विस्थापन होता है किसी वस्तु का, तो वहां पर कार्य होता है, और ये जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसे हम बोलेंगे FS cos थीटा बोलते हैं, हम इसे क्या बोलेंगे, FS cos थीटा बोलेंगे। अब इसमें इसका मात्रक, तो ये सर होगा इसका मात्रक न्यूटन और मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल बोलते हैं, तो ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। और अगर हम छोटा मात्रक देखेंगे तो छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन का छोटा मात्रक डायन होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, तो डायन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं, इसका सीजीएस मात्रक होता है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है कार्य को लेकर जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी कुछ अन्य विमाएं, जैसे हमको आगे चलकर काम आएगी, किलो जूल, किलो मतलब 10⁻3 होता है, मेगा जूल 10⁻6 होता है, गीगा जूल 10⁻9 होता है। एक कैलोरी भी एक और कार्य की या ऊर्जा का मात्रक है, वैसे तो ये है ना, आगे चलकर हमें काम आएगा। हाँ बेटा, ये लाइव क्लास है, तो यहाँ पर ऊर्जा का एक और मात्रक होता है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल, या हम 4.2 जूल के बराबर लिख सकते हैं। एक और मात्रक जो अभी हम जो बच्चे स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं अभी करंट में, उनको यूज में आया होगा, उनको पता चला होगा कि हाँ सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक मात्रक हम पढ़ रहे हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन को या एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते तो उसके पास ऊर्जा कितनी आ जाती है, तो उसके पास 1.6 × 10⁻−19 जूल ऊर्जा आ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम 1.6 × 10⁻−19 जूल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 किलोवाट आवर, ये भी आगे चलकर हमने पढ़ी थी पावर के अंदर। अमन पांडे रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं चल रही है अब। अमन पांडे, मैं आपकी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब बार बार कमेंट करना बंद कर दीजिए, बार बार कमेंट करना बंद कर दीजिए, है ना, मैंने आपकी बात सुन ली है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 1 किलोवाट आवर देखेंगे तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कैसे आता है 1 किलोवाट आवर, देखो एक्चुअल में यहां पर हमारे पास ये जो 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट कैसे होता है, 1 किलोवाट जो होता है वह होता है 1000 वाट आवर, है ना, 1000 वाट आवर। वॉट इंटू, अगर हमें पावर या शक्ति इंटू समय कर रहा हूं तो मेरे लिए ऊर्जा आ जाएगी। कैसे आ जाएगी एक बार मैं बताता हूं आप लोगों को, एक बार हम समझते हैं इस चीज को, एक सेकंड रुकेंगे। कैसे होगा वह अब हम एक बार समझ लेते हैं ना, कि 1 किलोवाट आवर जो है वह कैसे हमारे लिए जूल में बदलता है। तो हमारे पास जो पावर होती है, शक्ति होती है बेटा, पावर होता है ऊर्जा बटे में समय या कार्य बटे में समय। तो अगर मैं ऊर्जा को देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पावर इंटू टाइम, ये हो जाएगा ऊर्जा। अब मैं अगर मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है वॉट, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका मात्रक होता है जूल। तो मैं लिख सकता हूं वॉट इंटू सेकंड जो होगा वो जूल के बराबर होगा। अब अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूंगा तो कितने जूल के बराबर होगा, तो 1 किलोवाट, तो 1 किलो से, है ना, 1 किलो से मुझे किलोवाट से वॉट पे जाना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इंटू आर से मुझे सेकंड में जाना, तो क्या करूंगा 3600 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना, 60 × 60 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये जूल बन गया है अब सर, क्योंकि ये कितना बनेगा, ये वॉट सेकंड बन जाएगा। ये किलोवाट को वॉट में बदल दिया मैंने, आर को मैंने सेकंड में बदल दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 0 और एक पॉइंट में यहां पर लगा रहा हूं, तो 3.6 हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकंड को मैं लिख सकता हूं जूल, वॉट सेकंड को मैं लिख सकता हूं जूल। क्लियर है कहानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब हमने और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करी थी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट से वार्तालाप करे थे, उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। अब तो अब अगर हम यहां पर कार्य को देखें, कार्य को जाने और कार्य को समझे, तो इसकी विमा हम मात्रक समझ चुके हैं। इसकी विमा क्या आती है, विमा जो होगी इसकी F × S या MLT-2 × L, ML2T-2 इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या हो गया बेटा, बायोलॉजी की क्लास चल रही है क्या? हाँ बेटा, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, आज से मैंने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू करा।
मूर्ख, फिजिक्स की क्लास चल रही है ये। शिवम गुप्ता, अगर तुम्हारे फिजिक्स में 25 सवाल ही सही हो रहे तो क्या हर टेस्ट में 25 सवाल सही हो जाते हैं? अगर हाँ, तो तुम फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायो में थोड़े और नंबर बढ़ाने की कोशिश करो और थोड़े ज्यादा सवाल करने की कोशिश करो। दूसरी बात, फिजिक्स में ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर के तुमसे 25 क्वेश्चन ही बनेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी चैप्टर्स पढ़ोगे तो हो सकता है किसी में 30 बनेंगे, किसी में 35 बनेंगे। तो घबराओ मत, डरो मत, निरंतर रूप से मेहनत करते रहो, रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। चलिए, बल क्या होता है? बल हमें पता है सर, बल दो प्रकार का हो सकता है। एक नियत बल हो सकता है, एक परिवर्तीय बल हो सकता है। जैसे त्वरण भी हमने पढ़ा था, त्वरण नियत त्वरण हो सकता है और परिवर्तीय मतलब जो समय पर निर्भर करे। तो जब हमारे पास नियत बल होगा तो हमें आसान सी बात है F.S या Fs cos थीटा लिख देंगे हम। लेकिन जब हमारे पास परिवर्तीय बल होगा मतलब कि बल जो है विस्थापन के साथ बदल रहा है, तो यहां पर हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन F.ds, या अगर ds जैसे होगा x में भी कुछ होगा, y में भी कुछ होगा, z में भी कुछ होगा, तो उसमें हमको इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz। ये क्या है? मतलब x वाले को बल में अगर मान कर विस्थापन बल x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो x वाला अलग इंटीग्रेट करेंगे, y वाला अलग इंटीग्रेट करेंगे, z वाला अलग इंटीग्रेट करेंगे, i कैप वाला अलग, j कैप वाला अलग, k कैप वाला अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। या अगर आपका बल केवल i में है तो उसे केवल x के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। जैसे एक बार हम इसको क्वेश्चन के रूप में करते हैं, समझते हैं सारी बातों को। उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, बल की प्रकृति क्या होती है ना। बल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, सॉरी, कार्य की प्रकृति क्या होती है? तो कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है Fs cos थीटा से। अगर मान के चलो हमने बोला कि यह धनात्मक आएगा, तो अगर हमारे पास थीटा 0 से 90 डिग्री के मध्य हो जाए, मतलब बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं गाड़ी को ऐसे खींच रहा हूं तो विस्थापन आगे हो रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, तो इनके मध्य अगर कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होगा तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो मैंने एक स्प्रिंग को इस तरफ खींचा, तो स्प्रिंग को खींचा इधर, विस्थापन इधर हुआ, तो मेरे बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। या एक मेरे पास बॉल है, एक गेंद नीचे गिर रही है, गुरुत्वीय बल के कारण, देखो कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि आपको बल फिक्स करना पड़ेगा। बल कौन से बल के कारण कार्य है वो बताना होगा। एक ही वस्तु पे एक से ज्यादा बल लग सकते हैं और हर एक बल का कार्य अलग अलग हो सकता है। कुछ बल का कार्य उसी वस्तु पे 0 हो सकता है, उसी वस्तु पे किसी बल का कार्य नेगेटिव भी हो सकता है, उसी वस्तु पे उसी विस्थापन के लिए किसी का कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए बल निर्धारित करने या बल बताना जरूरी होता है। तो अगर मान के चलो एक बॉल को हमने ऊपर से छोड़ दिया, ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें गुरुत्वीय बल लग रहा है mg, विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है s, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर गुरुत्वीय बल का कार्य जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमारे पास एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो यहां पर अब देखो एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो अगर मैं लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्मल का कार्य देखूंगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य देखूंगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग भी ऊपर रहा है, विस्थापन भी ऊपर हो रहा है, लग भी ऊपर रहा है, विस्थापन भी ऊपर हो रहा है, तो उसका कार्य पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही mg का कार्य देखता, तो mg लग रहा है नीचे, विस्थापन हो रहा है ऊपर, तो अपोजिट हो गया, तो mg का कार्य क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता है ना। mg का कार्य हो जाता नेगेटिव। जैसे देखो यहां पर mg का कार्य कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। सेम एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्या कि सर ये ऊपर की तरफ जा रही है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, कोण 90 से ज्यादा हो चुका है, तो कार्य नेगेटिव आएगा। कार्य नेगेटिव कब आता है? जब cos थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है। cos थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है, तब कार्य कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है मामला? अब यहां पर से हम ये सब कुछ तो सर समझ चुके हैं, और क्या समझना है हमें? अब हमारे पास जैसे सेम एग्जांपल, देखो मैंने जानबूझ के सेम एग्जांपल लिया ताकि आपको यह क्लियरिटी रहे कि एक ही एग्जांपल में अलग अलग बल देखेंगे तो कार्य अलग अलग होगा। एस के मतलब सुंदर कन्या है बेटे। विपिन कुमार कहां से पढ़ रहे हो तुम? एस के मतलब सुंदर कन्या है वो। तो अब यहां पर अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने इस तरफ बल लगाया, ठीक है,
तो अब मैंने बल इस तरफ लगाया लेकिन स्प्रिंग बल विपरीत दिशा में लगता है, तो अगर स्प्रिंग बल का कार्य दिखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बल लगाया इधर, स्प्रिंग खींच रही इधर, लेकिन स्प्रिंग बल तो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है सर, वो स्प्रिंग को वापस लाना चाहेगा, प्रत्यानयन बल होता है, तो उसका कार्य नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम एग्जाम्पल जो हमने पीछे करा, सेम एग्जाम्पल जो पीछे करा हमने, तो उसमें हमारे पास अगर यह एक बॉल है, यह नीचे की तरफ गिर रही थी, तो mg का कार्य पॉजिटिव था, लेकिन अगर वायु का घर्षण बल देखेंगे तो वायु का घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, तो उसका कार्य नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से यहां पर ये सारी बातें हमने करी। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। चलिए लेक्चर नंबर 2 में हमने और क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसी के ऊपर, कार्य के ऊपर और चर्चा करी और सारे सवाल किए। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव कार्य समझ लिया था, नेगेटिव कार्य समझ लिया था कि 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव कार्य होता है, 90 से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव कार्य होता है। लेकिन अगर मान के चलो 90 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में, या कोण 90 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में कार्य शून्य होता है। शून्य कार्य की कुछ स्थितियां होती है, जैसे कोण 90 डिग्री हो जाए, विस्थापन शून्य हो जाए, या वस्तु पर बल ही ना लग रहा हो, तो उसका कार्य शून्य होगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैंने यहां पर एक ब्लॉक M1 रखा, एक ब्लॉक M2 रखा, इस पर F बल लगाया, इस पर F बल लगाया, इस पर F बल लगाया। अगर ये F बल लग रहा है तो M1 पर F का कार्य तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि M1 पर F बल लग रहा है। लेकिन M2 को कौन चला रहा है सर? M2 का हमने सीखा था कि इन दोनों के बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया बल चला रहा है, मतलब M2 पर F बल तो नहीं लग रहा। तो अगर M2 पर F बल नहीं लग रहा है तो M2 पर F बल का कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पर हाँ, कुली वाला एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल शून्य कार्य के, है ना, जैसे कूली वाला एग्जाम्पल एक बच्ची बोल रही है, तो कूली वाला एग्जाम्पल क्या है सर? अगर मान के चलो कूली एक बैग या कोई भी बोझा लेकर चल रहा है, तो उसने अपने सिर पर रख रखा है, वह जा आगे रहा है और वह उस वस्तु पर या बैग पर बल ऊपर की तरफ लगा रहा है, या आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो बल ऊपर की तरफ लगाया हुआ है उस पर, और चल आगे की तरफ रहे हो, तो 90 डिग्री का कोण है, कार्य शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसका कार्य भी शून्य होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर इस कंडीशन में यह v वेग से अगर एक बॉल घूम रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में सर यहां पर विस्थापन जो होगा वह इस दिशा में है और बल इस दिशा में लग रहा है, तो विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो गए। यह हमेशा होगा ही होगा, होगा ही होगा, मतलब कि ये यहां पर जब पहुंचेगा तब भी सर विस्थापन इस तरफ है, बल नीचे लग रहा है, यहां पर पहुंचेगा तब सर विस्थापन नीचे की तरफ होगा, बल इस तरफ लगेगा, तो यह हमेशा होगा ही होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का कार्य जो होता है वो हमेशा 0 ही होगा। इसी प्रकार से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हमने पढ़ी थी, एम्स का सवाल, कि चलते समय जब हम चलते तो चलते समय कार्य शून्य होता है ना, चलते समय कार्य जो होता है वो शून्य होता है। तो अगर चलते समय कार्य शून्य हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, कैसे शून्य हो रहा है? क्योंकि जब हम चलते तो चलते समय हम पे स्थैतिक घर्षण कार्य करता है ना। देखो क्या होता है, चलना मतलब ऐसा नहीं पैर घिस घिस के, पैर उठा उठा के चलना है। तो अगर पैर उठा उठा के चलोगे तो जब आप चलते हो तो जब एक कदम रखते हो तो पैर घिसते नहीं हो, तो जब पैर रखा हुआ है तो उस समय उस पर घर्षण लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, लेकिन उसका विस्थापन नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में आपने क्या किया, जैसे ही दूसरा पैर रखा तो पीछे वाला पैर उठा दिया, पीछे वाला पैर हवा में कर दिया, तो पीछे वाला पैर हवा में कर दिया, मतलब अब ये पैर तो हवा में, तो सर इसका सरफेस के साथ संपर्क नहीं है, तो इस पे कोई बल लगने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे आप चलते जाते हो तो कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब घर्षण बल लग रहा है उस समय विस्थापन नहीं हो रहा है, कि पैर आप घिसते घिसते नहीं चलते हो। इसी प्रकार से और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हमने करी थी, कुछ और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए वही सारे एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए, आप एक बार खुद से भी रीड कर सकते हो, है ना। ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे एग्जैक्टली वैसे ही सब एग्जाम्पल से जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा कुछ सवाल करवाए थे मैंने क्लासेस में ना, तो कुछ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस में आपको अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने किए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे क्वेश्चन के। जैसे सबसे पहला बेसिक सा सवाल जो नीट में भी आ चुका है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमें बल दिया गया और विस्थापन दिया गया और कार्य बताना है। तो बेसिक सवाल क्यों? क्योंकि बल दिया। एक बार सवाल पढ़ लो सभी, जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी है उन्हें बोला जा रहा है एक बार सवाल पढ़ ले। तो बल दिया गया है, विस्थापन दिया गया है, कार्य बताना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है। तो बल कितना है? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2 आई कैप माइनस जे कैप के साथ। तो डॉट करेंगे, आई वाले मल्टीप्लाई करो, जे वाले मल्टीप्लाई करो, कार्य आ जाएगा। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से और भी। अच्छा, चलते समय कार्य शून्य होता है। तो एक बच्चा बोल रहा था कि एनर्जी कैसे कम हो जाती है चलते चलते। बेटा, तो वो तो आपके मसल्स की एनर्जी है ना, वो आपकी मसल्स जो है वो फटीक हो जाती है। अभी कैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना कि जब मसल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है तो उसमें से कुछ लैक्टिक एसिड वगैरह कुछ जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको मोशन करने में आगे और दिक्कत होने लग जाती है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। तो वो सब बायोलॉजिकल थिंग है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार उसमें कार्य शून्य है। ऐसे तो कूली का कार्य भी शून्य हुआ, लेकिन कूली को पैसे देते हो ना भाई। अगर रेलवे स्टेशन जाते हो, कुली से सामान उठाओगे तो उसको पैसे देकर आने पड़ेंगे ना। ऐसे तो ना कि कुली से सामान ले लिया तूने और फिर बोला कि भाई तूने तो कुछ कार्य नहीं करा, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। हाँ, मसल्स जाम हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास और भी कुछ सवाल। 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी गति करती है। फिर बोला है कि किया गया कार्य 25 जूल है। तो बल द्वारा वस्तु की दिशा में बनाया गया कोण क्या होगा? तो कोण पता करना है। कार्य दिया, बल दिया, विस्थापन दिया। एकदम आसान सा सवाल, कोण हमने यहां पर निकाला। नहीं, ये बायोलॉजी नहीं है बेटा, है ना। लैक्टिक एसिड जमा होना ये जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज की बातें है, इसमें बायोलॉजी इतना नहीं है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। सवाल में बोला गया था कि हमारे पास विराम में स्थित 15 किलो की किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। वस्तु की गति के प्रथम 1 सेकंड के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? मतलब अब क्या है, अब हमें कार्य निकालने के लिए हमें इसमें विस्थापन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विस्थापन भी निकालना होगा। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करना होगा? विस्थापन निकालने के लिए हमारे पास बल दिया गया है। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें बल लगाने से त्वरण क्या आ रहा है। देखो, अब इसीलिए कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। जिन्होंने सरल रेखा में गति नहीं पढ़ा ढंग से, जिन्होंने गति के नियम नहीं पढ़ा ढंग से, उनके लिए कार्य ऊर्जा शक्ति डिफिकल्ट चैप्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिफिकल्ट चैप्टर? क्योंकि यहां पर ऐसा होगा बेटा कि आपको पुराने कंसेप्ट लगेंगे, पुराने कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे F बराबर ma लिख रहा हूं मैं, तो A त्वरण क्या आएगा? तो त्वरण आएगा सर बल बटे में द्रव्यमान। तो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। अब 1 सेकंड में विस्थापन। तो गति का प्रथम समीकरण S = ut + ½ at² होता है। उसी में ½ at² करेंगे तो ½ a की वैल्यू 1/3 है, टाइम हो गया 1 सेकंड, तो 1/6 मीटर हमारे पास विस्थापन आ गया। फिर उसके बाद हम कार्य निकालेंगे बल इंटू विस्थापन करके। क्लियर है सर? मैं होमवर्क और क्लास के क्वेश्चंस हाँ, निशा कुमारी चिंता ना करो, होमवर्क में ये काफी बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर होमवर्क के सवाल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मॉड्यूल करने का टाइम नहीं मिलता। तो अब होमवर्क के सवाल मैंने थोड़े बढ़ा दिए हैं। कभी कभी आप देखते होंगे होमवर्क में 20-20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अगर और कहीं से सवाल नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट होमवर्क के कर लो। तो उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन, एररलेस के क्वेश्चन, इसके अलावा PYQs सब डाल देता हूं आजकल होमवर्क में। हाँ, आज 24 क्वेश्चन थे, वो तो कल मैंने अपने आप को रोक लिया। मैंने सोचा कि यार अब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मेरे पास 7-8 सवाल और थे जो आपको डालने थे, वो अब आज होमवर्क में डालूंगा मैं, है ना। तो वो 24 मतलब वो एक्चुअली में 30 सवाल हो जाते, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चे डर जाएंगे। चलिए, हाँ भाई,
आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार के और भी काफी सारे सवाल है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनेंगे। ये बल दिया, विस्थापन दिया, कार्य निकालना है। बेसिक क्वेश्चन जैसा भी हमने किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से एक और सवाल हमें बोला कि एक पिंड को ऊपर से छोड़ा गया, 10 मीटर गिरने के बाद या 10 मीटर जब गिरता तो गुरुत्वीय बल का कार्य क्या हो जाएगा। तो 10 मीटर गिरता तो द्रव्यमान या बल इंटू विस्थापन कार्य आ जाएगा। तो mg बल लगेगा इंटू विस्थापन कार्य हो जाएगा। तो m इंटू जी, तो m द्रव्यमान दिया हुआ इंटू जी, जी की वैल्यू आपको पता है, इंटू विस्थापन कर दो कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आसान से काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं। और भी कुछ एक दो बढ़िया क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे ये वाला सवाल भी आसान था, प्रीवियस ईयर सवाल एआईपीएमटी में, नीट के पहले एआईपीएमटी एग्जाम होती थी, उसका सवाल बल दिया, विस्थापन दिया, कार्य दिया हुआ है, तो आपको सी की वैल्यू बतानी, मतलब कि इसके अंदर एक छुपा हुआ सी है, तो डॉट प्रोडक्ट करके आप निकाल सकते हो। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हमने करे थे वो वाले आपको करवा देता हूं क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, जो आपको डाउट जा सकता है जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो दीपिका बेटी, आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, तो बेटा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया तो अब आपके लिए एक ही समाधान है ना। अगली ट्रेन कल से शुरू होने वाली है, कल से एक नई ट्रेन आने वाली है फिजिक्स की। जिन लोगों का भी बहुत ज्यादा बैकलॉग हो चुका है उनके लिए बता देता हूं, कल एक नई ट्रेन निकलने वाली है इसी स्टेशन से, उसे पकड़ लेना। अब ये ट्रेन छूट गई आपकी तो फिर अगली ट्रेन आएगी 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल की क्लास से मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा फिजिक्स में, जो है विद्युत धारा। और विद्युत धारा पढ़ने के लिए आपको पुराने ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत भी आता है आपको तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास से विद्युत धारा आने वाला है, तो आप उसे बढ़िया तरीके से पहली क्लास से देखिए और पढ़िए, तो आप एटलीस्ट जो करंट में चल रहा है उसके लिए उसके समांतर तो आ ही जाएंगे, उसके साथ साथ तो चलने लग जाएंगे। फिर उसके हमने जैसे जैसे बैकलॉग सीरीज होंगी, जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी, तो आप ये वाली सारी क्लासेस अटेंड कर लीजिए। ये कौन बालक है जो क्लास का टाइम भी पूछ रहा है? बेटा तूने कोर्स कब ले लिया? हाँ बेटा, तूने अभी कोर्स लिया क्या 2-4 दिन पहले? बैकलॉग कैसे हो जाता है? बेटा काम चोरी करो आप, बैकलॉग हो जाएगा। आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। या किसी के जेन्युइन रीजन भी होते हैं, किसी की बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, या फैमिली में कुछ प्रोग्राम वगैरह आ जाता है, जिन्हें लगता है कि नहीं भैया की शादी, दूर के रिश्तेदार की शादी जरूरी है नीट से। संधारित्र, हाँ संधारित्र पढ़ाएंगे, लेकिन संधारित्र जो है ये कैसे कैसे नाम रख लेते हो अपने? चंदू क्यों? ये कैसा नाम रख लिया था ना अपना? हाँ भाई, तो हाँ संधारित्र पढ़ाएंगे, विद्युत धारा के बाद में संधारित्र पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और अच्छे सवाल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास m द्रव्यमान के एक पिंड को एक अचर त्वरण g/4 से रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता है। इस पिंड पर रस्सी के बल द्वारा किया गया कार्य बताना है आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक पिंड है, इस और एक रस्सी से, मतलब ऐसा समझो यार कि मेरे पास है ना, मैंने ये एक रस्सी ली और इसमें नीचे एक द्रव्यमान लटका दिया। ठीक है, अब मैं से धीरे 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 नीचे उतार रहा हूं। तो अब यहां पर इस कंडीशन में हमें बताना है कि इस रस्सी के तनाव द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रस्सी के तनाव बल द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको इसका विस्थापन भी निकालना पड़ेगा, और अब आपको यह भी निकालना पड़ेगा कि तनाव बल है कितना। तो कैसे करेंगे? हमें पता है सर कि तनाव के कारण जो कार्य होगा वो होगा बल इंटू विस्थापन। अच्छा, विस्थापन तो उसने बोल दिया डी विस्थापन होगा, तो अब तनाव बल कितना है कैसे निकालेंगे? तो हमें थोड़ा सा गति के नियम पता होना चाहिए।
FBD वगैरह बनाने आना चाहिए कि सर अगर यहाँ पर नीचे की तरफ एक mg बल लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है, तो mg माइनस तनाव बराबर होगा ma के। ma मतलब कि कुल बल इंटू त्वरण। तो mg माइनस टी बराबर होगा mg बटा 4। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस mg बटा 4 या 3 mg बटा 4 टी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे हम और विस्थापन। अब नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है, बल ऊपर की तरफ लग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इसलिए माइनस टी इंटू एस किया था, माइनस 3 बटा 4 mg इंटू डी होगा। क्लियर है मामला सभी को? सर आपकी कोचिंग के मॉड्यूल ऑनलाइन नहीं मिल सकते क्या? PDF नहीं बेटा, वो ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगे, आप PDF निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप PDF निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह सवाल जो है वह अब नियत बल ना होते हुए, है ना, अनियत बल पर सवाल है। देखो हमें बल दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर बल दिया हुआ है ना बेटा। PDF का प्रिंट आउट निकालने में इतना खर्चा नहीं आएगा, आप निकाल लो, बच्चों ने निकवा लिए, 200 रुपए लग रहे हैं उनके, तो 200 300 रुपए में। अब यहां पर 0 से 5 मीटर तक विस्थापन होगा, तो कार्य क्या होगा? तो यहां पर आपको F दिया है, आपको कार्य निकालना, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 7 का इंटीग्रेशन 7x हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ये इंटीग्रेट कर लाए हम 0 से 5, मतलब x की जगह एक बार 5 रखना है, एक बार x की जगह 0 रखना है, तो 5 रखकर सॉल्व किया तो 135 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सा सवाल था जो हमें पता होना चाहिए। हाँ 200 ही लगे हैं, काफी सारे बच्चों के 200 पेज ही लगे हैं। 470 पेज का 200 कहां हो रहा है? जानवी बेटा मैं आपको बताता हूं, है ना, मैंने आपको ये पिछली बार भी बताई थी कि आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है। आप प्रिंट आउट वाले भैया के पास जाओ, उनको बोलो कि एक PDF को ऐसा सेट करो कि एक पन्ने पर 2 आ जाए, या आप बोलो तो मैं ही सेट करके दे दूंगा, एक पन्ने पे 2 पेज प्रिंट आउट आ जाए, एक पन्ने पे 2 पेज प्रिंट आउट आ जाए। मतलब कैसा हो जाए कि आपको PDF दी गई है, तो PDF में कैसा, एक ये पन्ना है, फिर अगला पन्ना है, फिर अगला पन्ना है, तो एक एक पन्ने पे एक एक पन्ना मत प्रिंट आउट करवाओ, उसमें ऐसे उसे घुमाओ, पोर्ट्रेट मोड में करवाओ उसे, और एक पन्ना इधर एक पन्ना इधर, है ना। देखो कॉपी को खोलने के 2 तरीके होते हैं ना, कॉपी को खोलने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे प्रिंट आउट करवाओ, या फिर आप इसे ऐसे प्रिंट आउट करवा लो, तो एक पे 2 पेज आ जाएंगे, एक पर 2 पेज आ जाएंगे, है ना। तो 480 पन्ने हैं, तो 480 में से हर एक पे 2 आ जाएंगे, 2 पेज इधर प्रिंट आउट हो जाएंगे, तो एक पन्ने पर, एक पेपर पर 4 पेज प्रिंट आउट हो जाएंगे आपके। तो 200, ये 480 पन्ने हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर लोगे आप, तो यहां पर आपके हो गए 120 पेज का प्रिंट आउट होगा, 120 पन्ने का प्रिंट आउट होगा आगे पीछे मिलाकर। अगर आपका 2 रुपए भी लेता है एक प्रिंट आउट के, इधर और इधर, मतलब एक पन्ने के 2 रुपए प्रिंट आउट भी लेता है, वैसे वो भी ज्यादा है, तो भी 240 रुपए ही लगते हैं। हाँ 1/4 में करवाओगे, वही 1/4 में करवा दो तो 180 रुपए, वो तो 2 रुपए तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, कहीं 1.5 रुपए या 1 रुपए भी लगता है। चलिए हाँ भाई, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं हम और भी कुछ मजेदार से सवालों और बातों की तरफ। अच्छा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, है ना, यह कुछ और इंपॉर्टेंट सी बात है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य, इसके भी ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बेटा? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि कार्य में बल इंटू विस्थापन होता है, मतलब विस्थापन जो होता है वो बल की दिशा में होना चाहिए या उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, उसके लाइन के अनुदिश होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा हूं, तो मैं अगर या बी बिंदु से ए बिंदु तक आ रहा हूं, अलग अलग रास्तों से आ रहा हूं, इधर 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 से आ रहा हूं, कहीं से भी आ रहा हूं, मुझे इस हरी बॉल है ये, तो इस पे किया गया कार्य पता करना है, गुरुत्वीय बल का कार्य। तो गुरुत्वीय बल का कार्य क्या होगा?
गुरुत्वीय बल का कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय बल का कार्य जो हो जाएगा वह ऐसा कुछ हो जाएगा सर कि यहां पर नीचे की तरफ mg बल लग रहा है और नीचे की तरफ mg बल लग रहा है और विस्थापन भी नीचे की तरफ ही हो रहा है। तो यहां पर हमें इधर से आना, इधर से आना, इधर से आना, इधर से आना, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां से यहां तक में कितना विस्थापन हो रहा है सर? यहां से यहां तक में h विस्थापन हो रहा है। तो हम यहां पर बोलेंगे mg इंटू h कार्य हो जाएगा। क्या कार्य हो जाएगा? mg इंटू h कार्य हो जाएगा। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? mg इंटू h कार्य हो जाएगा। तो जब भी हम गुरुत्वीय बल के कारण कार्य निकालेंगे तो आप किसी भी पथ से आओ जाओ, आप यहां से इधर पहुंचो या यहां से सीधे पहुंच जाओ या आप यहां से घूम कर वापस यहां पर आओ, आपका कार्य जो होगा वो mgh ही होगा। ये माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। नीचे की तरफ आओगे तो प्लस mgh, ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस mgh। तो यह एक संरक्षी बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संरक्षी बल। कि कार्य जो है वह पथ पर निर्भर नहीं कर रहा। बेटा अगर आपके यहाँ पे 5 रुपए लग रहे तो वो थोड़ा सा महंगा है ना, तो उससे बेहतर आप नॉर्मल मोबाइल से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर एक कार्य पर एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है ना। ये वाला सवाल आपको मैंने अगला जो क्लास था लेक्चर नंबर 3 उसमें भी करवा था। यहां पर भी एक बार डिस्कस कर लेते। क्या होता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोलेगा कि यार आपको ऐसे एक चेन लटक रही है, इसका कुछ x भाग नीचे लटक रहा है। अब इस चेन को ऊपर खींचने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? इस चेन को ऊपर खींचने में किया गया कार्य क्या होगा? यदि किसी रस्सी द्रव्यमान है ना, या द्रव्यमान युक्त रस्सी एक समान रूप से यदि किसी रस्सी में द्रव्यमान, यहाँ पे में आना चाहिए, में द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है और इसका x भाग का लंबाई का भाग मेज से नीचे लटक रहा है। तो अगर x लंबाई का भाग नीचे लटक रहा है तो इस x भाग को ऊपर लाने में कार्य क्या होगा? इसे ऊपर की तरफ खींचना है तो कार्य क्या होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे यहां पर? तो अगर हम यहां पर इसे खींचेंगे तो इसे ऊपर खींचना, तो कार्य क्या होगा? तो देखो यार, इसको करने का एक तरीका होता है इंटीग्रेशन से, दूसरा तरीका होता है थोड़ा डायरेक्ट, और तीसरा तरीका होता है एसपी स्टार, जिससे आप बहुत ही डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे अब हम यहां पर, है ना? कैसे करेंगे? इसमें एक्स भाग का द्रव्यमान अगर मान के चलो नीचे लटक रहा है ये, तो जो नीचे भाग लटक रहा है इसका द्रव्यमान कितना होगा? सबसे पहले तो ये समझना होगा, इसको ऊपर लेकर आना है। तो क्या होगा यहाँ पर इसका द्रव्यमान जो होगा वो लैम्डा क्या है? लैम्डा इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान है, तो ये हो गया इकाई लंबाई में द्रव्यमान इंटू लंबाई, तो टोटल द्रव्यमान निकल गया। नीचे वाले भाग का द्रव्यमान जैसे हमने स्मॉल एम बोल देते हैं, तो कैपिटल एम बाय एल इंटू एक्स। और अगर हम इसमें कार्य देखें तो सर इसे ऊपर खींच कर लाना है, तो इसे ऊपर खींच कर लाने में क्या होगा? mg इंटू विस्थापन कार्य होगा। अब विस्थापन में हमें टोटल x नहीं रखना होता, इसे हमें x/2 रखना होता है। सेंटर ऑफ मास में हमने क्लासेस कर ली है, कुछ बच्चों ने अटेंड करी होगी, नहीं करी तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सेंटर ऑफ मास में हमने सीखा था कि सर ये पूरी रस्सी का जो केंद्र होता है वो यहां पर आता है। अगर मैं इस पूरे द्रव्यमान को यहां पे एकत्रित कर दूं और इस केंद्र को ऊपर उठा लूं, मतलब पूरी रस्सी ऊपर उठ चुकी है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर? इसका सेंटर ऑफ मास का x/2 पर होगा। कहां पर होगा? x/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां पर करूंगा लैम्डा एक्सजी मतलब क्या कर दिया है? लैम्डा क्या है? ये लैम्डा इंटू एक्स द्रव्यमान इंटू जी इंटू विस्थापन कितना करना है? x/2। तो यहां से हम कार्य निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल तरीका होता है। इसके अलावा इसका और हाईटेक तरीका या एसपी स्टार क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगली क्लास में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, तो एक बार वह भी हम आपसे कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, क्या करना होगा? इसका और हाईटेक तरीका या इसका और डायरेक्ट तरीका क्या है? तो इसके लिए आप सीधे जैसे एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें कि यार अगर हमारे पास यहां पर L/3 लंबाई की चेन है, L/3 लंबाई की चेन नीचे लटक रही है, इसे ऊपर लेकर आना है, तो इसमें कार्य कितना होगा? तो यहां पर अगर हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो L/3 लंबाई की चेन को ऊपर लेकर आना है, तो L/3 का द्रव्यमान कितना होगा? आप डायरेक्ट करो। ये तो मैंने फॉर्मूला लगा करा, बाकी मैंने एसपी स्टार से भी सिखाया क्या कि L/3 का द्रव्यमान M/3 होगा, एक समान रूप से द्रव्यमान में वितरित है, तो जितनी लंबाई उतना द्रव्यमान, तो L/3 लंबाई का द्रव्यमान M/3 होगा इंटू जी इंटू
इसका केंद्र कहां होगा, L/3 का केंद्र कहां होगा, तो सर L/3 का केंद्र उसके आधे पर होगा, तो L/3 का आधा, तो L/3 × 1/2, तो यहां से इसको सॉल्व किया हमने, तो mgl/18 आंसर आ गया। क्या आ गया, mgl/18 आंसर आ गया। तो इससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हमने और इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। अगला वाला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है स्प्रिंग बल का कार्य। स्प्रिंग बल का कार्य क्या होता है, कैसे होता है, वो डिस्कस करना है हमें। तो देखिए स्प्रिंग बल कितना लगता है, सर हमें पता है कि अगर हमारे पास ये स्प्रिंग है, हमने एक्स खींचा तो इसमें विस्थापन एक्स हुआ, ओके सर। तो यहां पर स्प्रिंग बल का कार्य कितना होगा, स्प्रिंग बल का कार्य कितना होगा, तो स्प्रिंग बल का कार्य जो होगा वह हम कैसे पता कर सकते हैं, सर यहां पर हम बोलेंगे कि यह अगर बल जो है वह स्प्रिंग बल हमें पता हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तो अगर हम इसे इधर की तरफ खींच रहे तो स्प्रिंग बल अंदर की तरफ लग रहा हो, तो कार्य क्या होगा सर, तो कार्य ये क्या परिवर्तीय बल है, बिल्कुल सर एक्स के साथ बदल रहा है, तो इसमें कार्य के लिए हमने करना पड़ेगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। आप चाहो तो सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, इसका कार्य होता है -12kx², है ना, kx होगा, kx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा kx²/2 या हाफ kx², इसमें यहां पर कार्य होगा, तो -12kx², या ऐसा भी आप सीधे ध्यान रख सकते हो कि सर यह नेगेटिव कार्य क्यों है, क्योंकि मैं विस्थापन खींच इधर रहा हूं और स्प्रिंग बल अंदर लग रहा है, तो इसलिए नेगेटिव कार्य। स्प्रिंग बल का कार्य हमेशा नेगेटिव ही आएगा, स्प्रिंग बल का कार्य हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा स्प्रिंग बल का कार्य हमेशा, क्योंकि सर स्प्रिंग बल हमेशा विस्थापन की विपरीत दिशा में लगेगा। आप स्प्रिंग को इधर खींचोगे, स्प्रिंग बल उससे वापस लेना आएगा, आप स्प्रिंग को दबाओगे, स्प्रिंग बल उसे बाहर फेंकना चाहेगा, तो यह हमेशा बल, यह स्प्रिंग बल जो होगा वह हमेशा विस्थापन की विपरीत दिशा में ही लगेगा, तो स्प्रिंग बल का कार्य जो हो जाएगा -12kx² के बराबर होएगा, नेगेटिव होएगा हमेशा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बात, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो यहां पर ये कार्य नेगेटिव है सर, ये वाला कार्य तो पॉजिटिव आ गया, हाँ देखो दो बल लगेंगे इस पे, है ना, एक बल तो मैंने लगाया, एक बल स्प्रिंग खुद लगा रही है, तो अगर मैं स्प्रिंग बल के कार्य की बात करूंगा तो -12kx² आएगा, लेकिन अगर मैं मेरा बल लगाऊंगा, मैंने इधर खींचा इसको, मैंने इसे इधर खींचा, तो मेरा बल इंटू विस्थापन, मेरा कार्य जो होगा वो +12kx² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +12kx² आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर एफ एक्सटर्नल का कार्य जो हो जाएगा वो ½ kx² रहेगा, +12kx²। अब इसी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये कार्य पॉजिटिव क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि मैं खींचूंगा इधर और जाएगी भी स्प्रिंग इधर, तो इसलिए मेरा कार्य पॉजिटिव आएगा। यह कार्य जो है वो x² के समानुपाती, तो यहां पे सब परवलय बनेगा, x से दूर जाता हुआ। जब भी x² होता है तो क्या बनता है, परवलय बनता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, बाकी फिर इसमें मैंने सवाल ही करवाए थे यार, मैक्सिमम सवाल ही करे थे हमने। एक बार आप ये सारे सवाल देखोगे तो आपसे बन जाएंगे, जैसे अच्छा ये कुछ नया सवाल है, अलग सवाल है, बता देता हूं। इसमें हमें एक fx ग्राफ दिया हुआ था और हमें कार्य पूछा था, तो f और x का इंटीग्रेशन करके हमें कार्य मिलता है, मतलब fx ग्राफ का क्षेत्रफल जो है हमें कार्य देगा। तो यहां पर क्या करो यार, इसका कार्य निकालने के लिए एरिया निकाल लो, तो x बराबर 1 से 5 के बीच में, मतलब 1 से 5 के बीच में हमने एरिया निकाला, ये एरिया निकाला, ये एरिया निकाला, ये निकाला, ये निकाला, उन सब का योग कर दिया तो मुझे टोटल कार्य मिल गया। इसी प्रकार से और भी कुछ सवाल किए थे हमने, है ना, जैसे एक ये वाला सवाल किया था हमने, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु का त्वरण चित्र में दर्शाया गया है जो x अक्ष के अनुदिश विराम अवस्था से गति करती है। जब x बराबर 0 से 9 मीटर तक इस पर परिवर्तीय बल कार्य करता है। जब वस्तु x बराबर 4 तथा x बराबर 7 पर पहुंचती है तो वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य क्रमशः क्या होंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको क्या करना है, कुल मिलाकर आपको यहां पर, है ना, वो फोटो बता रहा हूं मैं, वो फोटो यहां पर बना हुआ था, कुल मिलाकर यहां पर ये ग्राफ बना हुआ है, a और x का ग्राफ बना गया है, आपको कार्य बताना है। तो अभी हमने सीखा क्या सर, इंटीग्रेशन एफ dx जो होता है वो कार्य होता है, ये fx ग्राफ का क्षेत्रफल हमें कार्य देगा। लेकिन सर अब यहाँ पे त्वरण और x के मध्य ग्राफ है, तो क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए
हमें पता है सर कि Fx को या F को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान अगर इंटीग्रेशन के बाहर रख दूं मैं तो हो जाएगा त्वरण इंटू विस्थापन। तो त्वरण और विस्थापन के ग्राफ का क्षेत्रफल इंटू द्रव्यमान कर दूं तो मुझे कार्य मिल जाएगा। अब भगवान की असीम कृपा से यहां पे द्रव्यमान भी दिया गया है 2 किलो। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य आ जाएगा। अब कहां से कहां तक निकालना है, पहले x बराबर 4 तक पहुंचाना है। तो x बराबर 4 तक पहुंचाना, तो ये रहा x बराबर 4। तो 0 से 4 तक का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये मैंने निकाला है, 0 से 4 तक का क्षेत्रफल निकाला। फिर जो एरिया आया वो 21 आया, इंटू 2 कर दिया तो कार्य बन गया। इसी प्रकार से 0 से 7 तक का, तो 0 से 4 तक का निकाल चुके, ये निकालो, ये वाला एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकालो। तो ये पूरे एरिया निकालकर हमने इसको सॉल्व किया, ऐड किया तो टोटल कार्य आ जाता, या इंटीग्रेशन ADX हो जाएगा, इंटू द्रव्यमान कर दिया तो हमारे पास टोटल कार्य आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ नागेश बेटा, ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, कहां थे तुम, क्लास में थे कि नहीं, कि आप अगर होमवर्क के क्वेश्चन स्लाइड के क्वेश्चन कर लोगे तो काफी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम ऊर्जा की तरफ। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा में हमारे पास बेसिकली जो बात करनी है, हमें यांत्रिक ऊर्जा की बात करनी है। ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, कि कितना ज्यादा कार्य कर पाएगी कोई भी कण, है ना, या उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे हम ऊर्जा बोलेंगे। तो अब इसका मात्रक सारी चीजें कार्य जैसी ही है, मात्रक विमा वगैरह सब कुछ कार्य जैसा ही है। अब ऊर्जा में हमें जो बेसिकली देखो, ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा हो सकती है ना, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, जैसे सौर ऊर्जा, या इसके अलावा आपने सुना होगा विंड, या हमारी जो वायु होती है उसकी ऊर्जा होती है, या सर हमारे पास थर्मल या ऊष्मीय ऊर्जा होती है, या इसके अलावा हम जैसे डेली खाना खाते हैं सर, तो हमारे पास खाना जो है वह हमारी मसल में चले जाता है ना, हमारी मांसपेशियों में चले जाता है, उसमें ऊर्जा हो जाती है। या इसके अलावा सर जैसे अगर अभी आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो ये मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि ऊर्जा आ रही है, फिर वो विद्युत ऊर्जा के रूप में चली जाती है, जिससे आपके फोन तक पहुंचती है, तरंगे पहुंचती, तरंग ऊर्जा के रूप में, फिर आप सुन पा रहे ध्वनि ऊर्जा के रूप में। या लाइट है ना, तो ये लाइट भी हमारे पास एक ऊर्जा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा, बैटरी चल रही है सर, केमिकल है उसके अंदर, तो केमिकल रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन हमें बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा पर ही कार्य करना है। किस पे कार्य करना है, यांत्रिक ऊर्जा पर ही कार्य करना है। तो यांत्रिक ऊर्जा में या मैकेनिकल एनर्जी में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम है वो देखना होगा हमें। तो गतिज ऊर्जा, सबसे पहली बात, गतिज ऊर्जा क्या होता है सर, गतिज ऊर्जा को हम के से चिन्हित कर सकते हैं। वस्तु की गति के कारण उसकी जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर मान के चलो किसी वस्तु पे हमने बल लगाया तो उसकी वजह से उसमें त्वरण आएगा तो उसकी वेग बढ़ेगा, या उसमें कार्य होगा तो मैं बोल सकता हूं उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो कौन सी ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो हम चाहे तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे कोई आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। या हम बोल सकते हैं कि किया गया कार्य जो होता है वह गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में चला जाता है। तो यही कार्य ऊर्जा प्रमेय भी है हमारा, कि जब हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें हम कुछ कार्य करते हैं, और किया गया कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में चला जाता है, या उसके रूप में कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में जाता है। अब इसमें कुछ 1-2 और इंपॉर्टेंट से रिलेशन बताए गए थे, और कुछ ग्राफ। गतिज ऊर्जा और v के मध्य संबंध पता हमें, हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा। अब संवेग एक और बात पढ़ी थी हमने, mv के बराबर होता है। अब mv जो है संवेग है ना, तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर गतिज ऊर्जा लिखी और उसमें एक m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ताकि m² v² बन जाए, या mv बन जाए उसका स्क्वायर। तो mv का वर्ग जो होगा वो संवेग का वर्ग बन जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो संवेग का वर्ग बटे में 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग का वर्ग बटे में 2m हो जाएगा। संवेग का वर्ग बटे में 2m हो जाएगा। अब 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यह संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध आ जाएगा। साथ ही साथ आप इनके ग्राफ भी कर सकते हैं। ग्राफ कौन कौन से ग्राफ बनेंगे सर, गतिज ऊर्जा और वेग के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो सर ये v का स्क्वायर है तो परवलय बनेगा। गतिज ऊर्जा और वेग के वर्ग के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, कि y अक्ष पे गतिज ऊर्जा है, x अक्ष पे वेग का वर्ग है, तो वेग का वर्ग ही मेरा x हो जाएगा, वेग का वर्ग ही मेरा x हो जाएगा। वेग का वर्ग ही मेरा
एक्स अक्ष पे आ चुका है। तो यहाँ पे वाई और एक्स एक दूसरे के समानुपाती आ जाएंगे ना, यहां स्क्वायर लगा दिया तो अब मुझे यह पता चल गया कि सर यह पूरा मेरा एक्स अक्ष है। यहां वेग था तो यहां एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वेग का वर्ग था तो ये मेरा एक्स अक्ष पे वर्ग पे था, तो इसलिए मैंने परवलय बनाया और यहाँ पे सरल रेखा बनेगा क्योंकि ये समानुपाती है। इसी प्रकार से संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य भी ग्राफ बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है सारे के सारे। क्या कि सर गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या ग्राफ बनेंगे, यहां पर अगर हम गतिज ऊर्जा और संवेग में ग्राफ की बात करें तो सर हमें पता है क्या कि P गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध क्या था, यह था सर संबंध गतिज ऊर्जा बराबर होगा p²/2m। तो P से दूर भागता हुआ परवलय बनना चाहिए, किससे दूर भागता हुआ परवलय बनना चाहिए, P से दूर भागता हुआ परवलय बनना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा और संवेग है तो P से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा, या P इधर आ गया गतिज ऊर्जा इधर आ गई तो P से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। साथ ही साथ इसमें सरल रेखा कैसे बन गया, फिर से मैंने यहाँ पे रूट गतिज ऊर्जा लिख दिया, तो रूट गतिज ऊर्जा बराबर होगा √2m P के बराबर। तो रूट गतिज ऊर्जा को हम y बोल सकते हैं, P को हम x अक्ष पे बोल दिया है हमने। तो रूट गतिज ऊर्जा पूरा y अक्ष पे, तो y और x एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर है? मेरे पास ओनली एनसीईआरटी है तो मैं कौन सी बुक लूं, रोमिका शर्मा। बेटा आप इन्हीं सब में उलझते रह जाओगे क्या, मुझसे 6 महीने बाद भी यही सवाल पूछोगे, नीट के 1 महीने पहले भी कि सर मैं कौन सी किताब ले लूं। 1 लाख बार ये बातें बता दी है मैंने तुझे, 1 लाख बार ये सारी चीज समझा दी है ना। इसका मतलब मालूम है, रोमिका शर्मा बिटिया, आपको मैं एक सच्चाई से वाकिफ करवाता हूं। हो सकता है कि आपको रोना आ जाए, हो सकता है आपको बहुत दुख हो, आपका दिल दुखे, लेकिन दिल दुखना जरूरी है। तुम मुझे अभी आकर पूछ रहे हो कि मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं और कौन सी किताब ले लूं, इसका सीधा सीधा मतलब है तुमने कोई क्लास ढंग से नहीं पढ़ी आज तक, मेरी कोई क्लास ढंग से नहीं पढ़ी। अगर तुमने मेरी कुछ क्लासेस भी ढंग से पढ़ी होती या कुछ चैप्टर भी ढंग से पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैंने कौन से क्वेश्चन लगाने के लिए बोले तुम्हें, और क्या क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि सारे बच्चों ने रेस में शुरुआत करी थी, तुम अभी गाजर खाने रुक गए हो, है ना। वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी कि नहीं, तो तुम हो सकते थे खरगोश लेकिन तुम गाजर खाने रुक गए हो। अब बाकी सब आपके आगे निकल चुके हैं, और चिंता ना करो, इस रेस में कोई कछुआ नहीं है, इस रेस में सभी जो है वो खरगोश है या चीते हैं, वो बहुत तेजी से आगे भाग गए अब आपके। अब आप बैठो, गाजर खाओ, ये 1 राउंड कंप्लीट करके आ जाएंगे अगले साल, ये आधे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, फिर से दौड़ना शुरू करना। सच्ची सच्ची बताओ कितनी क्लासेस छोड़ी है तुमने? नहीं, सच्ची सच्ची बताओ कितनी क्लासेस करी है अभी तक। अगर तुमने 2 चैप्टर भी ढंग से पढ़े होते ना तो ये सवाल नहीं पूछते मुझसे। कहां गए, अब बोलती बंद हो गई। चलिए और कुछ सवाल कर लेते हैं हम यहां पर। देखिए और कैसे क्वेश्चन हो सकते, अब हमारे पास जो हमने गतिज ऊर्जा वगैरह पढ़ा उस पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं यहां पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बोला है 0.8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग इतने में और अंतिम वेग इतना है। अच्छा, तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आसान सी बात है, कैसे कर सकते हैं ऊर्जा में परिवर्तन? ऊर्जा में परिवर्तन होगा सर ½ mv² - u²। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए v² u² निकालने के लिए हमें इनका परिमाण ज्ञात करना होगा। तो हमें सदिश दिए हुए, इसका परिमाण ज्ञात करो, v सदिश दिया, इसका परिमाण ज्ञात करो, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, √6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हमें इनका परिमाण मिल गया। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हो जाएगा ½ mv², मतलब कि वर्गमूल 40 आता, तो 40 का वर्गमूल का वर्ग -5, अंतिम वेग 5 आया था, तो इसका वर्ग, इनको माइनस करके सॉल्व किया, हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली, है ना। तो एकदम आसान सी बात है, ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चंस। इसी प्रकार से अगली इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो है कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल होते हैं, वो अब एक एक करके हम थोड़े डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो भी मैंने आपको पीछे बताया था, क्या कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो वही एक्चुअल में कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है।
क्या होता है कि किसी कण या वस्तु पर कार्यरत सभी बल, संरक्षी, असंरक्षी, बाह्य बल, आंतरिक बल, जितने बल होंगे सारे बल द्वारा किया गया कार्य उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अतः सभी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम इस पर अब क्वेश्चन करेंगे, है ना, और इस पर और भी बातें करते हैं। चलिए, जैसे कुछ एक दो आसान से सवाल ऐसा आ सकते हैं आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एक बल, है ना, देखो अब यहां पर यह क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वाले क्वेश्चन भले कार्य पूछा। देखो अब ऐसा हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में कि कार्य पूछ ले, क्या पूछ ले, कार्य पूछ ले, तो कार्य पूछ ले और आप कार्य ना निकाल पाओ, मुश्किल हो कार्य निकालने में, तो आप उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो जो कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे और वही आंसर होगा और वही कार्य बोल देंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक बल 100 ग्राम कण पर इस प्रकार कार्यरत है कि कण की स्थिति समय के फलन के रूप में, मतलब यह स्थिति जो है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, x बराबर हो रहा है 60 माइनस 2t² प्लस 2 के रूप में परिवर्तित हो रही है, जहां x मीटर में और t सेकंड में है। पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा, पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर पहले 2 सेकंड में किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है तो कैसे कर सकते हैं सर, ये x और t के मध्य संबंध है, यहां पर हम इसका अब अगर तुम सीधे कार्य निकालने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फंस जाओगे। तो क्या कर सकते हो, तुम यहां पर पहले वेग निकालो, ये x और t के मध्य संबंध था, इसका वेग निकालो, इसका अवकलन किया, वेग निकाला। अच्छा सर, अब क्या होगा, अब हमें यहां पर वेग तो निकाल लिया हमने, अब वेग निकालेंगे तो अब हमें कहां पर निकालना है, एक बार t बराबर, यहां पर क्या करेंगे, एक बार t बराबर 0 रखेंगे और t बराबर 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कार्य निकालना कहां से, 0 से 2 सेकंड में। तो अब हमने चालाकी करी, कार्य नहीं निकाला, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लिया। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो हमने इसकी चाल निकाली, 0 पर t बराबर 0 पर 6 मीटर पर सेकंड आई, t बराबर 2 सेकंड पर ये यहां पे 2 रखेंगे तो ये -2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मैं हाफ mv² माइनस u² कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, वही कार्य होगा मेरा। ठीक है, तो इस प्रकार की चालबाजियां भी हमें करना होगी। चलो आगे बढ़ते अगली क्लास की तरफ। चलिए लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 में भी हमने इसी पर और भी बहुत सारे उदाहरण वगैरह करे थे, है ना, तो वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कुछ आसान से क्वेश्चन, हमें बोला है 1 किलो व 5 किलो द्रव्यमान के 2 कण समान संवेग है इनके, तो आपको गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती होगी द्रव्यमान के, गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती होगी द्रव्यमान के। तो अब द्रव्यमान दिए, संवेग समान है, तो हम गतिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, व्यक्त क्रमानुपाती द्रव्यमान के, तो 1:5 द्रव्यमान का अनुपात है, तो गतिज ऊर्जा उल्टा हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल नीट में पूछे जा सकते हैं आपको। साथ ही साथ अच्छा, ये संवेग परिवर्तन वगैरह के मैंने कुछ सवाल करवाए थे, है ना। वैसे इस प्रकार के सवाल नीट में नहीं आते हैं, बस मैंने आप लोगों को बेसिक तरीका जो है वो बता दिया था। तो एक बार ये मेन क्लास से, अच्छा एक बात ईमानदारी वाली बात बताएंगे, जितने बच्चों ने क्लासेस छोड़ी, क्या बैकलॉग सीरीज आपने इसके पहले कोई भी चैप्टर या क्लास छूटती तो बैकलॉग सीरीज अटेंड करने के बाद में आप रेगुलर वाली क्लास देखते हो या नहीं देखते हो? अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप बहुत बुरा कर रहे हो अपने साथ, और आपसे ज्यादा मूर्ख आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है फिर। ठीक है, आपसे ज्यादा मूर्खता भरी हरकत इस दुनिया में फिर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप बैकलॉग सीरीज अटेंड कर रहे हो और फिर उसके बाद में जाकर रेगुलर क्लास नहीं देख रहे हो, फिर से खुद से नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है फिर। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि देखो यार, बैकलॉग सीरीज में या इस क्लास में मैंने अभी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर 3 क्लासेस पढ़ा दी है, जो नॉर्मली 4.5-5 घंटे की हुई थी, तो 5 घंटे को मैंने 1 घंटे में करके बताया, तो ये तो मेरा टैलेंट है।
अब आपका टैलेंट क्या होगा? आपका टैलेंट तब पता चलेगा जब आप इसे फिर से 5 घंटे नियमित रूप से पढ़ेंगे। तो सर हम नॉर्मल क्लास ही देख लेते हैं, हाँ, लेकिन उसे आपको देखने में ज्यादा टाइम लगता, इसलिए बैकलॉग सीरीज है, इसलिए रिवीजन के लिए बैकलॉग सीरीज है कि आप अभी एक बार मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझा रहा हूं, आप पॉइंटर्स को समझ लीजिए, आप उनमें मतलब जो जो इंपॉर्टेंट सी बातें मैं बता रहा हूं उनको साथ साथ चाहे तो लिखते भी जाइए। इसके बाद में आप नॉर्मल क्लास जो हुई थी उसको फिर से देखिए, पूरी क्लास देखिए, उसकी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, ताकि आपको नॉर्मली जो चल रहा था या नॉर्मली आपकी जो क्लासेस हुई थी उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी वो भी मिल जाए आपको, और आपके नोट्स भी साथ साथ में बन जाए। आपका टाइम बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्लासेस देखना जरूरी है, ये वाली क्लासेस खत्म होने के बाद में भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, इस प्रकार का कुछ सवाल था हमारे पास कि गतिज ऊर्जा में 3% परिवर्तन आ रहा तो संवेग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, इस प्रकार के सवाल। तो ध्यान रखना यार कि जब भी परिवर्तन हमें 3%, 1%, 2% बोला गया है तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है संवेग के वर्ग के, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, ये गतिज ऊर्जा समानुपाती संवेग के वर्ग के। तो अब हम यहां पर जो एरर में या हमने जो त्रुटि में पढ़ा था मात्रक और मापन में, उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं सर? हमें पता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा है ना, ये गतिज ऊर्जा बराबर है संवेग के वर्ग के। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, या इसमें जो भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि हमने बोली थी, डेल्टा के ई बटे में के ई बराबर होगा पी की घात में जो था उसे आगे मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा पी बाय पी हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा पी नहीं आएगा, पी आएगा, है ना। तो यहां पर हमें पता है गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन 3 दिया हुआ, तो 3 बटे में ये 2 नीचे चले जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। 1.5% संवेग में, 1.5% संवेग में हमारे पास परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसमें अब अगर सर 4% से ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे? जैसे 50% बोल दिया, 100% बोल दिया, तो उसको पूरा पूरा सॉल्व करना होता है, पूरा पूरा सॉल्व करना होता है। क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में? अगर हम बोल रहे हैं संवेग 50% बढ़ गया, संवेग 50% बढ़ गया, तो 50% संवेग बढ़ जाना, इसका मतलब क्या होगा सर? 50% बढ़ जाना मतलब ये 1.5 गुना हो गया है। आपको कैसे पता चला सर 1.5 गुना हो गया है? देखो, अगर मैं किसी भी चीज का प्रतिशत परिवर्तन देखना चाहूं, किसी भी चीज का प्रतिशत परिवर्तन देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं? अगर मुझे गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन देखना है, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन देखना, तो एक्चुअल में होगा क्या? ये होगा सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इंटू 100, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बटे में इनिशियल इंटू 100। अच्छा, इसको बीच में से तोड़ देते, फाइनल बटे में इनिशियल माइनस इनिशियल बटे में इनिशियल कट गया तो 1 आ गया, तो फाइनल बाय इनिशियल -1 इंटू 100। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा संवेग के समानुपाती, तो जहां गतिज ऊर्जा वहां संवेग लिख सकता हूं मैं, तो ये लिख सकता हूं फाइनल संवेग का वर्ग बटे में प्रारंभिक संवेग का वर्ग -1 इंटू 100। ठीक है सर, तो अब ये जो मैंने पीछे बोला था ना वो यहां पर लिखा हुआ है। तो अब वाला सवाल कैसे करेंगे ना, वाला सवाल कैसे करेंगे? तो देखो, अगर आपको जब भी क्वेश्चन में बोला गया कि संवेग 50% बढ़ गया है, संवेग 50% बढ़ गया है, तो 50% बढ़ गया मतलब अब क्या हो गया? 50% पी का क्या निकालना पड़ेगा आपको? आपको निकालना पड़ेगा पी का 50% कितना होता है। तो पी का 50% कैसे निकालेंगे? P का 50% कितना होगा? तो P का 50% होगा सर P इंटू 50 बटे में 100%। कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। तो ये जो है, ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, तो ये होगा P इंटू 0.5। तो अब 50% बढ़ गई कोई चीज, तो फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा सर प्रारंभिक प्लस कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। ये आई मतलब प्रारंभिक, इनिशियल, तो इनको योग करोगे तो 1.5 आ जाएगा। मतलब अब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अंतिम संवेग जो होगा वह 1.5 गुना हो गया प्रारंभिक संवेग के। ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी प्रतिशत परिवर्तन दिया जाए उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब आगे सॉल्व कैसे करना होगा सर? अब हमें पता चल गया संवेग 1.5 गुना हो गया, मतलब फाइनल बटे में इनिशियल जो है वो 1.5 आ गया। अब इसका कैसे शॉर्ट ट्रिक सिखाया मैंने?
हमने अभी देखा सिर्फ गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना, तो गतिज ऊर्जा जो है संवेग के वर्ग के समानुपाती है। तो जहां गतिज ऊर्जा था वहां संवेग का वर्ग आएगा, तो यहाँ गतिज ऊर्जा का अनुपात है तो यहाँ पे संवेग के फाइनल और इनिशियल के अनुपात का वर्ग आ जाएगा। तो 1.5 का वर्ग -1 हमारा आंसर होगा। 1.5 का वर्ग मतलब 2.25 -1 1.25 इंटू 100 करेंगे 125% आ जाएगा। तो ये इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ये बिल्कुल कक्षा 8वीं का गणित है कि आपको प्रतिशत परिवर्तन दिया है, आपको कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर है मामला। इसी प्रकार से कार्य ऊर्जा प्रमेय पर भी और भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। इस पर और भी क्वेश्चंस है, एक बार आप देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे हमने, तो आपको और बातें चमकेगी। चलिए, इसी प्रकार से कार्य ऊर्जा प्रमेय पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवा देता हूं। हाँ, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था, इसके पहले वाले मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, जो लेक्चर नंबर 3 का था, है ना, तो इसको मैंने होमवर्क में दिया था, अगली क्लास में पूरा सॉल्व भी करवाया था। जैसे ये वाला अभी मैंने आपको बताया था, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित सवाल कि कुल कार्य जो तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो क्या था सवाल में आपको ये एक्स का समीकरण दिया गया था और आपको 2 सेकंड में क्या कार्य होगा ये बताना था, 2 सेकंड का कार्य बताना था। तो कैसे बताएंगे सर 2 सेकंड का कार्य? हमने पहले वेग निकाल लिया, 6 - 4t हो गया, ये बिल्कुल सही बात सर। t बराबर 0 पर 6 मीटर पर सेकंड वेग था, t बराबर 2 पर -2 मीटर पर सेकंड वेग था, ये अभी मैंने आपको बताया था। अब क्या करना होगा, कार्य जो होता है या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है सर वो कार्य के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो सर ये निकालेंगे 12 mv² - u² से। तो अंतिम वेग कितना है 2 - 2, तो -2 का वर्ग माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 6 का वर्ग। तो इसको सॉल्व किया, पूरे को सॉल्व करके -1.6 आया। तो -1.6 उसने पूछा कार्य है, लेकिन मैंने निकाला गतिज ऊर्जा, क्यों कि कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलो और भी कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं इस पर हम। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या? उन लोगों को जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, जिनका एक जेन्युइन कारण के कारण या वास्तविक कारण है जिनके पास, जिनकी क्लासेस छूट गई थी, उनसे पूछ रहा हूं मैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया है, किस चीज का टाइम हो गया बेटा, कहां जाना है आपको? प्रतिशत वाला नीट में आता क्या? हाँ थोड़ा आता, कम ही चांसेस होते हैं प्रतिशत वाले आने के, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, लेकिन वो कम वाला आता है ना कि 3%, 2%, वो नीट के लिए है, क्योंकि कार्य ऊर्जा शक्ति के अलावा वो मात्रक और मापन का भी सवाल है, तो मात्रक और मापन में आता है वहां पर। चलिए हाँ भाई, तो अब हमारे पास और भी कुछ सवाल है। जैसे सरल रेखा में गति कर रहे 2 किलो द्रव्यमान के कण का वेग समय ग्राफ दिया गया है हमें। अब हमें बताना है सभी बलों द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे अब यहाँ पर, अब कार्य निकालना है, तो फिर से आप उलझो नहीं, गति ऊर्जा पे चले जाओ। आपको पता कि प्रारंभिक वेग 20 है, अंतिम वेग 0 हो गया है। ये 20 था, फिर 2 सेकंड पर वेग 0 हो गया, वेग घट रहा है, 0 हो गया, तो अंतिम 0 हो गया, प्रारंभिक 20 है, तो इससे हमने कार्य निकाला, ये गति ऊर्जा में परिवर्तन निकाला, -400 है, वही हमारा कार्य हो जाएगा। चलो इसी प्रकार से कार्य ऊर्जा प्रमेय पर और कुछ सवाल, जैसे ये वाले सवाल आते हैं नीट में यूजुअली। अच्छा, इससे पहले हमने ये वाला एक सवाल किया था, ठीक है, ये वाला मतलब एक ही सवाल है, ये स्प्रिंग वाला जो सवाल है, ऊपर वाला नीचे वाला एक ही है, आप जो चाहो वाला हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सवाल एक ही प्रकार के सवाल है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, क्वेश्चन में बोला जाता है कि 16 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक घर्षण रहित तल पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि यह स्प्रिंग को संकुचित करके विराम अवस्था में आ जाता है तो स्प्रिंग का बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है, 100 न्यूटन पर मीटर है, तो स्प्रिंग कितना संकुचित होगी ये निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को? हम बोल सकते हैं कि यार अगर मेरे पास ये ब्लॉक था, इसका द्रव्यमान था, ये स्प्रिंग थी, ये चल रहा था, जाके स्प्रिंग में टकरा गया, तो ये जैसे ही टकराएगा तो यह इसके पास पहले गति ऊर्जा थी, ये यहाँ पे जाके टकराएगा, टकरा कर
इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो अब जो कार्य है वह गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर ये जब स्प्रिंग को दबाएगा तो एक ही चीज कार्य करेगी, इस पे स्प्रिंग बल लगाएगी और कोई बल लगाने को तैयार नहीं है जो इसे रोक रहा है। तो एक्चुअल में स्प्रिंग ही इसे रोक रहा है। तो आप चाहो तो ऐसा सीधे सीधे एसपी स्टार वगैरह मैंने इसके आगे वाले समय में सिखाया था, आपको फिर से बताऊंगा अभी कि डायरेक्ट ऐसा सोचो यार कि इसके पास अभी कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा कितनी है, हाफ mv²। वो पूरी की पूरी किसको दे दी इसने, स्प्रिंग को दे दी। स्प्रिंग में ऊर्जा कैसे जाती है, हाफ kx² के रूप में। तो आप सीधे देख सकते हो कि हाफ kx² बराबर होगा हाफ mv² के। या ये बीच के स्टेप्स क्या है, कार्य जो होगा वो अब इसमें सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्या कैसे होगा सर, ये जाके दबाएगा सर, बिल्कुल। तो यहां पर स्प्रिंग इसमें विपरीत दिशा में बल लगाएगी, ये आगे जा रहा है, तो स्प्रिंग का कार्य माइनस में होता है हमेशा, हमें पता भी वैसे। हाफ m फाइनल वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग u का स्क्वायर है। तो उसी को सॉल्व किया तो ये हो गया, ये माइनस हाफ kx² बराबर होगा माइनस हाफ mu² के, माइनस माइनस कट गया तो यह kx² बराबर होगा mu² के। ठीक है, तो यहां से हमने सारी वैल्यू उठा के रखी, x की वैल्यू होगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रकार का सवाल है जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ छुटकु से सवाल होमवर्क में दिए थे मैंने, ये वाले इनको अगली क्लास में डिस्कस किया था मैंने। अच्छा, वायु के घर्षण वाला सवाल करवा देता हूं। एक बच्ची बोल रही थी कि सर वायु घर्षण वाला सवाल करवा दीजिए आप एक बार। देखिए ये वाला सवाल क्या है, ये सवाल भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.5 किलो द्रव्यमान की एक गेंद को प्रारंभिक चाल 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह अधिकतम ऊंचाई 8 मीटर तक पहुंचती है। ऊपर जाने के दौरान गेंद पर आरोपित वायु प्रतिरोध के विरुद्ध व्यतीत ऊर्जा कितनी होगी, है ना। जब बॉल ऊपर जा रही है तो वायु के विरुद्ध किया गया कार्य या उसमें व्यतीत ऊर्जा क्या होगी, कैसे निकालेंगे, यह कैसे करेंगे हम यहाँ पर। देखो तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गेंद ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। तो जब गेंद ऊपर जा रही तो इस पे वायु का घर्षण भी नीचे लग रहा है, mg का बल भी नीचे लग रहा है, mg का बल भी नीचे लग रहा है। तो यहां पर कार्य जो होता है गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब दो लोग कार्य कर रहे हैं, दोनों का कार्य नेगेटिव होगा, घर्षण का कार्य और mg का कार्य। गति ऊर्जा में परिवर्तन रुकेगी ऊपर जाके, अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग u है। तो ये हो जाएगा माइनस घर्षण का कार्य माइनस गुरुत्वाकर्षण का कार्य mgh होता है और ये जगह माइनस हाफ mu²। सारे माइनस माइनस कट जाएंगे, वैल्यूज उठा के रखिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर घर्षण का कार्य निकालना है, प्लस mgh बराबर होता है हाफ mu²। के ये इस तरफ आ जाएगा, तो हाफ mu² माइनस mgh करके सॉल्व किया मैंने। क्लियर है मामला। तो यह सारी कहानी हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो कितने लेक्चर डिस्कस हो गए हमारे, 8 मतलब हमारे साथ 8 लेक्चर है इसमें टोटल, 8 क्लासेस है, 8 या 9 क्लासेस है, उसमें से हमने अब 4 क्लासेस डिस्कस कर लिए। चलिए अभी मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि बात यह है कि अगर मैं पूरा अभी ही करवा दूंगा तो 1 2 3 4 क्लासेस और बची। आखिरी वाले में तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे थे ज्यादातर। तो आने वाली जो 4 क्लासेस है वो मैं आपको अब बुधवार के दिन बताऊंगा, है ना। हाँ 9 क्लासेस, क्योंकि एक क्लास में तो वैसे क्वेश्चन डिस्कशन ही था हमारा ज्यादातर। तो वह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने बच्चों की क्लासेस छुट्टी हुई थी वो एक बार समय निकालो, ये जो 4 क्लासेस मैंने पढ़ा दिए इनको अच्छे से रिवाइज करो, इनके अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, और बाकी आने वाली क्लासेस में आपको अगले वीक में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो जितना मैंने अभी बता दिया आपको एक बार रिवाइज करना है सभी को। हम अभी 7:30 बजे वाली क्लास में भी मिलेंगे, हमारी नॉर्मल क्लास में भी, है ना, जिसमें आज हमें चैप्टर खत्म करना विद्युत द्विध्रुव पढ़कर। जो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।